Hi friends, so today is the lecture number 15 from chemical bonding. टॉपिक है रेजोनेंस. So आज हम रेजोनेंस डिस्कस करने जा रहे हैं. अब देखिए बेटे, रेजोनेंस डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बेंजीन मॉलिक्यूल को डिस्कस करता हूँ. लेट अस सपोज ये मेरे पास क्या है, बेंजीन. बेंजीन में आपको पता है 6 कार्बन होते हैं और 6 क्या होते हैं, हाइड्रोजन. और इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं. तो अगर मैं बेंजीन रिंग को देखूं तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए. और आल्सो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 3.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं तो बेंजीन रिंग के अंदर दो तरह के बॉन्ड होने चाहिए. एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ 1.34, और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए. पर जब हम इसकी एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, तो इसके अंदर जितने भी बेंजीन के बॉन्ड है, बेंजीन के अंदर कार्बन और कार्बन के बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो कितना होता है, एक्चुअल कितना होता है, दिस इज एक्चुअल 1.39 एंगस्ट्रॉम. ना तो वो डबल बॉन्ड के बराबर है ना सिंगल बॉन्ड के बराबर है, दोनों के बीच में उसकी बॉन्ड लेंथ है. तो इस चीज को साइंटिस्टों ने कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड लगातार बेंजीन के अंदर रोटेट करता रहता है, ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है. तो ये स्ट्रक्चर 1 है, ये क्या है, स्ट्रक्चर 2. तो उन्होंने कहा ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां आ गया और ये यहां वाला डबल बॉन्ड यहां आ गया और यहां वाला डबल बॉन्ड यहां चला गया, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया. तो अब उन्होंने कहा कि इनसे जो कॉमन स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी, इनसे जो कॉमन स्ट्रक्चर बनेगी, कॉमन स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कॉमन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी. ये डबल बॉन्ड इस तरह से रोटेट करता रहेगा इनके बीच में. तो ना तो ये सिंगल बॉन्ड होगा ना डबल बॉन्ड होगा, दोनों के बीच का बॉन्ड होगा. ठीक है. सो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी प्रॉपर्टीज को सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना किया जा सके, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं. और जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. कौन से स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. और इन स्ट्रक्चर से जो कॉमन स्ट्रक्चर आती है इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं. तो अगर मैं यहां पे रेजोनेंस की डेफिनेशन की बात करूं तो रेजोनेंस की डेफिनेशन आप लिख सकते हो. नंबर 1 इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख सकते हो. रेजोनेंस क्या है, व्हेन मॉलिक्यूल कैन नॉट बी explained by single Lewis structure and it require more than one Lewis structure to explain its properties, then that phenomena is known as a resonance. Number 1. Number 2, the structures which are used in the resonance are known as resonating structures. ये वाले structures resonating structures. Number 3, the common structure drawn from all resonating structures is known as a resonance hybrid. क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं. इट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड. एक और चीज जो रेजोनेंस है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. ये स्ट्रक्चर सिर्फ पेपर पे ही एग्जिस्ट करते हैं, हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए. ठीक है.
ये तो होगी रेजोनेंस की डेफिनेशन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होती है, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगी इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगी। तो फोर्थ पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट हमारा क्या था यहां पे कि अगर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना किया जा सके, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। उनसे जो कॉमन स्ट्रक्चर आती है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है और ये इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें देखना है रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर राइटिंग आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए रूल्स। नंबर 1, फर्स्ट रूल क्या होगा। अब देखो बेटा, जब मैंने बेंजीन रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो आपको दिख रहा होगा, मैं अगर इसको कार्बन 1 बोल दूं, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 बोल दूं, तो यहां भी ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 और एक कार्बन 6 है। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में C जहां था वही है। C के इस तरफ C2 था, इधर भी C2 है। C2 के C1 के इस तरफ क्या था, C6 था, इधर भी C1 के इस साइड क्या है, C6 है। तो यहां पे मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं की। क्या चेंज किया? चेंज किया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो आप याद रखना बेटे, सबसे पहला रूल क्या है, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें रिलेटिव मतलब आपस में रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम मस्ट रिमेन सेम। तो पहला रूल क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर टेक प्लेस। पाई इलेक्ट्रॉन जहां पर लोन पेयर मेरे मूव करेंगे। नंबर 1। सेकेंड रूल, अब देखिए बेटे यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 2 पाई, टोटल 6 पाई, 2 पाई 2 पाई 6 पाई। तो यहां क्या, यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनका नंबर नहीं चेंज हो रहा। तो यहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल 6। यहां भी कितने हैं, 6 पेयर है। तो सेकंड रूल क्या कहता है, आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे उनमें सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन as well as number of unpaired electron must be same। must be क्या होने चाहिए, सेम। तो जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सो दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अब थर्ड रूल क्या है हमारा। थर्ड रूल में अब हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो तुम कितने भी बना सकते हो, पर सिर्फ वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन की ही बात करूं, बेंजीन के जैसे मैंने यहां पे क्या किया था, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे।
एक ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये यहां गए, ये यहां गए, पहला। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया था, ये वाला। तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। थर्ड, फोर्थ क्या हो सकता है, ये हो सकता है। फिफ्थ क्या हो सकता है, ये हो सकता है। दिस इज फिफ्थ। पर हम इन तीन स्ट्रक्चर को रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। मुझे बताया जो कम स्टेबल है उनको मुझे इंक्लूड नहीं करना है। तो तीसरा रूल, फर्स्ट वन क्या था, रिलेटिव पोजीशन एटम की सेम होनी चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। सेकंड रूल, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होने चाहिए। और तीसरा रूल मेरा क्या हो जाएगा यहां पे, थर्ड रूल, थर्ड रूल हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी लेस। एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट इज फोर्थ रूल। अब फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल कहता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो फोर्थ रूल है वो ये कहता है कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपने कोशिश करनी है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर हो और पॉजिटिव चार्ज जो हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो। तो फोर्थ रूल क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज should be present, negative charge should be present on more electronegative element, EM मतलब electronegative element and positive charge should be present on less electronegative एलिमेंट। सो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। क्लियर है। फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल क्या कहता है कि अगर मान लो मेरे दो एडजेसेंट एटम है इस तरह से, तो अगर मेरे पास दो एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज आ जाए तो वो रिपल्शन होगी, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी से स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फिफ्थ रूल कहता है आपने वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कम से कम करनी है, वो नहीं बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे सेम चार्ज एडजेसेंट एटम पे आ जाए। तो फिफ्थ रूल क्या कहता है, सेम चार्ज शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम, सेम चार्ज शुड not be present on adjacent atom। सेम चार्ज जो है वो एडजेसेंट एटम पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम क्या है अपने रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं करते। रेजोनेंस में क्या है, इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। और एफ पॉइंट ये क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस कैन आल्सो अफेक्ट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जैसा कि आप रिकॉल करो, बॉन्ड ऑर्डर क्या था, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम। अगर बॉन्ड ऑर्डर इफेक्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इफेक्ट होगी। तो मैं लिख सकता हूं रेजोनेंस कैन इफेक्ट बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट विच वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे उनको लिखते हुए हमने इस चीजों का ध्यान रखना है। अब एक चीज और, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी? नेक्स्ट वन इज रेजोनेंस एनर्जी। देखो भाई, जब रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो डीलोकलाइजेशन होगी। जब भी कोई चीज मूव करेगी या डीलोकलाइजेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब रेजोनेंस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी बाहर निकल गई तो मॉलिक्यूल में से जब एनर्जी बाहर निकल गई, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई, उसकी एनर्जी कम हो गई तो क्या हो गया, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी। सो रेजोनेंस लीड टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस से क्या होता है, रेजोनेंस हम लिख सकते हैं रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ती है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि रेजोनेंस एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट द रेजोनेंस एनर्जी? इसके लिए मैं एक हाइपोथेटिकल सा डाटा लेता हूं, कॉन्सेप्ट लेता हूं। यहां पे मैंने एक ग्राफ बनाया। यहां इस एक्सिस पे मैं एनर्जी लिख रहा हूं, ठीक है। थर्मोडायनामिक में एनर्जी को एंथैल्पी भी बोल देते हैं या एच भी बोल सकते हैं। ये क्या है मेरा, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन पाथ, रिएक्शन इस तरीके से चलता है। मान लो मुझे बेंजीन बनाना है, क्या है, यहां पे मैं ऐसे डाटा लिख देता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60। मान लो मुझे बेंजीन बनाना है। बेंजीन कैसे बनेगा, मुझे 6 कार्बन लेने पड़ेंगे प्लस 6 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। जब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो मैं मानता हूं कि मान लो ये रिएक्शन इस तरह से चली और यहां पे आके तुम्हारा बेंजीन बन गया। क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो इस ग्राफ के हिसाब से बेंजीन की एनर्जी जो तुमने पेपर पे कैलकुलेट की वो कितनी होनी चाहिए, 20 यूनिट्स होनी चाहिए। मैं यूनिट कोई भी ले सकते हो, किलो कैलोरी, किलो जॉल, कुछ भी ले सकते हो। बेंजीन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, जो तुमने कैलकुलेट की। क्या की, कैलकुलेट। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू जो तुमने कैलकुलेट। पर जब इसको किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक किया गया इसकी एनर्जी कितनी है, तो वो इंस्ट्रूमेंट लेट अस सपोज वो बता रहा है कि इस बेंजीन की एनर्जी तो जी 10 थी। इसकी एनर्जी कितनी थी, 10 थी। तो ये क्या है, मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो मेरे एक्सपेरिमेंट ने बताई। मैंने इंस्ट्रूमेंट में डाला, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि बेंजीन की एनर्जी कितनी थी, 10 थी। ठीक है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी, थर्मोडायनामिक में आपको सारा बताया जाएगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रिएक्ट किए तो रिएक्शन हुई। पहले ये अनस्टेबल बने, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद इनके बीच में बॉन्ड बना और ये मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल बनने से ग्राफ के ऊपर इसकी एनर्जी जो मैंने कैलकुलेट की वो आनी चाहिए थी 20। पर जब मैंने इसको मशीन के अंदर डाला, एक्सपेरिमेंट के अंदर डाला, एक्सपेरिमेंट ने बताया इसकी एक्चुअल एनर्जी 10 है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम है। तो इतनी एनर्जी कम कैसे हुई, तो तुम्हें पता ही है क्या हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने से एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो इतनी एनर्जी बाहर निकल गई। तो इसकी एनर्जी कितनी हुई, 10 हुई। तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम कौन सा साइन देते हैं, नेगेटिव साइन। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे रेजोनेंस एनर्जी RE। अगर आपने रेजोनेंस एनर्जी निकाल ली हो तो हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से थ्योरेटिकल वैल्यू को माइनस कर दो, रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई बेटे, 10, और तुम्हारी थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आई थी, 20, तो कितनी हुई, -10 यूनिट।
तो इसको हाइपोथेटिकली अगर समझना हो तो होता क्या है, जो तुम थ्योरेटिकली निकालते हो वो एनर्जी तुम्हारी ज्यादा आती है पर एक्सपेरिमेंट से कम आती है। इसका मतलब कुछ एनर्जी जो थी रेजोनेंस के दौरान बाहर निकल गई, यहां से लेके यहां तक की इतनी एनर्जी जो थी वो बाहर निकल गई, -10 बाहर निकल गई। सो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। सो व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when the phenomena of resonance take place। तो जब रेजोनेंस का फिनोमेना होता है उस टाइम पे जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मैं फटाफट एक बार क्विक रिकॉल करता हूं। रेजोनेंस क्या था? रेजोनेंस जब एक मॉलिक्यूल को सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना किया जा सके, उसके लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़े तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उनको रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो कॉमन स्ट्रक्चर आती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इन सारे कॉमन स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। ये हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है। रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला रूल, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे उनमें एटम्स की पोजीशन सेम रहेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। सेकंड रूल क्या था मेरा? सेकंड रूल ये था मेरे पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होने चाहिए। थर्ड रूल क्या था? जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। फोर्थ रूल क्या था? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ रूल क्या था मेरे पास? कि जो मेरे पास सेम चार्ज है वो एडजेसेंट एटम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस जो है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है। एंड लास्ट वन, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करोगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दे रखी होगी। जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आपको न्यूमेरिकल में दी होगी, ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर दी होगी। तो वहां से आप रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटे। अब रेजोनेंस, टाइप ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस दो तरह का होता है। टाइप ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस जो है बेटे वो दो तरह का होता है। नंबर वन, प्लस आर, जब माइनस आर, कई बार इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं। अब प्लस आर कब बोलेंगे हम इसको? अगर रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कार्बन चेन की तरफ हो या गिवन ग्रुप की तरफ हो, तो उस कार्बन चेन की रिस्पेक्ट में या उस गिवन ग्रुप की रिस्पेक्ट में क्या होगा? प्लस आर इफेक्ट होगा। इफ इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड कार्बन चेन और गिवन ग्रुप, then it is plus R with respect to carbon chain और that group। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे जब मैं स्ट्रक्चर्स, हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। माइनस आर कब होगा? इफ इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम कार्बन चेन, कार्बन चेन से दूर जाए, और गिवन ग्रुप, देन इट इज माइनस आर with respect to carbon chain और that group, ठीक है। सो प्लस आर, अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ हो रही हो, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट में प्लस आर है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी गिवन ग्रुप से दूर जा रहे हो तो उस ग्रुप की रिस्पेक्ट में माइनस आर है। अगर मैं कार्बन चेन की सेंस में देखूं, अगर कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कार्बन चेन की रिस्पेक्ट में वो प्लस आर है। अगर कार्बन चेन से दूर जा रहे हैं तो वो कार्बन चेन की रिस्पेक्ट में माइनस आर है। क्लियर है जी? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। नंबर वन हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, हम देखेंगे फिर प्लस आर है या माइनस आर है। ठीक है बेटे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं
वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये डिस्कस किया जाता है बड़े ही एलेबोरेटेड ढंग से। रेजोनेंस कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है? रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन का होना ज़रूरी है, या मॉलिक्यूल का एक प्लेन में होना ज़रूरी है जहाँ पे मेरे पास रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रिकॉल करूँ तो मेरे पास क्या है, कंजुगेशन 5 तरह की होती है। एक होती है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे चले, नंबर 1। नंबर 2 कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, या यहाँ पे कोई भी एटम हो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे कोई भी एटम हो उसके पास लोन पेयर हो। तो एक कंजुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दूसरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तीसरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, चौथी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां पे जो भी एटम है उसके ऊपर क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। पांचवी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जो भी एटम है यहां पे क्या हो, फ्री रेडिकल हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो 5 तरह की कंजुगेशन पॉसिबल है हमारे पास। तो अगर आपको ऐसी कुछ सिचुएशन दिखती है वहां पे आप प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट बता सकते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट। जैसे सबसे पहले मुझे बोला गया है कि राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन आपको पता है क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव। तो इसका लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, यहां क्या होंगे 2 लोन पेयर, यहां कितने होंगे 3 लोन पेयर। 2 नेगेटिव है तो दूसरे ऑक्सीजन पे भी क्या होंगे, 1 नेगेटिव होगा और 3 लोन पेयर। तो अब मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो आपको दिख रहा है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन पॉसिबल है। अब होगा क्या यहां पे बेटे, अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे ले जाऊं, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे ले जाऊंगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा। पहले तो था ही, एक और बॉन्ड आ गया। तो कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1 2 जो नया बॉन्ड बना, 4 5 3 4 5। कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को बोलेगा भाई ऐसा कर, तू ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले ताकि मेरी वैलेंसी 4 ही बनी रहे। तो अब इसका सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C। यहां पे चेंज नहीं आया, पहले उसको लिखिए, यहां कोई चेंज नहीं आया तो मैंने इसको यहां लिख दिया नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में चेंज आया है, क्या चेंज आया है, एक बॉन्ड तो पहले ही था, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए तो क्या बन गया, इन दोनों के बीच में एक और बॉन्ड बन गया। यहां पे एक बॉन्ड ऊपर चला गया तो एक ही बॉन्ड रह गया, और ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था ऑक्सीजन को मिल गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो तुम कहोगे कि यहां पे क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो इस पे पॉजिटिव आना चाहिए, पर इधर से देखो, इधर से एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का इसको मिला तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक लिया, तो नेट चार्ज 0 रहेगा। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर आ जाएगा मेरा। तीसरा स्ट्रक्चर अगर बनाना हो आपको, थर्ड स्ट्रक्चर। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, यहां पे मैं इसकी भी मूवमेंट करा सकता हूं। अगर मैंने इस नेगेटिव की मूवमेंट कराई है तो ये कहेगा मैं भी तो सेम ही हूं, मैं भी तो मूव कर सकता हूं। तो ये क्या करेगा, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएं अगर, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। पर ऐसा करते हुए इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 1 जो नया बॉन्ड बना, 2 3 4 5। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये क्या कहेगा, ये कार्बन इसको कहेगा भाई तू ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले। तो क्या हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 ही रह गए, यहां पे नेगेटिव, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव। तो दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर। तो कार्बोनेट के
3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 1 2 एंड 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कई बार मुझे वो क्वेश्चन देता है कि फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोनेट आयन, मतलब मुझे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, जिसके बीच में भी आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है उन 2 एटम को फिक्स कर लीजिए हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। मुझे कार्बन और ऑक्सीजन का पूछा गया तो मैंने इन दोनों को फिक्स कर लिया यहां पे। अगर इन दोनों को फिक्स किया तो हर स्ट्रक्चर में उन्हीं 2 एटम को देखना है आपको, इन दोनों को और इन दोनों को मैंने फिक्स कर लिया। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर आपने रेजोनेंस से निकालना है, फर्स्ट राइट डाउन रूल नंबर 1, फर्स्ट राइट डाउन द लुईस स्ट्रक्चर, देन फिक्स द एटम्स इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम। तो इन 2 को मैंने फिक्स कर लिया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? देन कैलकुलेट ऑल द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जिन 2 एटम को आपने फिक्स किया है उनके बीच के सारे बॉन्ड्स को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। यहां कितने हैं? 1 2, यहां कितने हैं? 1, यहां कितने हैं? 1, तो क्या हो गया? 2 + 1 + 1 कितना आ गया बेटे? 4। डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1.33। तो आप लिख सकते हो यहां पे समेशन ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन फिक्स्ड एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां से आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। जैसे मुझे बोला गया ओजोन का लिखो। ओजोन का मॉलिक्यूल आप सबको पता है कैसा होता है? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑक्सीजन आएगा वो इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 2 बॉन्ड बना लेगा, तो इन दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तीसरा ऑक्सीजन, उसके पास कितने थे बेटे? 6 थे, उसको 2 चाहिए तो ये 2 दे सकता है, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, जिससे दूर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड, यहां ये है और यहां पे O, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरफ बना है और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है इसका? अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराऊं और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए तो क्या हो जाएगा? देखो बेटे, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन पॉसिबल है। तो मेरे पास क्या है? O डबल बॉन्ड, यहां क्या हो गया? 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए, नेगेटिव, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया इस ऑक्सीजन को, ये तो इसका नेगेटिव खत्म। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इसको, तो इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, 1 लिया, तो इसका पॉजिटिव वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, स्ट्रक्चर 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो अगर हमने, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर, कैसे निकालना है? 2 एटम को फिक्स कर लीजिए। लेट अस सपोज मैंने इसको फिक्स कर लिया, इसको, तो यहां भी मुझे इन्हीं 2 को फिक्स करना है। नंबरिंग कर दीजिए अगर आपको डाउट होता है। 1 2 3, 1 और 2 को फिक्स किया, यहां भी 1 और 2 को फिक्स किया, तो क्या हो गया? 1 2 3, 3 ऊपर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। क्लियर है ये? इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NO3 1 नेगेटिव, ठीक है। सो NO3 का पहले लुईस स्ट्रक्चर कैसा होगा? लुईस स्ट्रक्चर इसका N, यहां पे मेरे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास।
2 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन इसके साथ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसके कितने हो गए, 8 पूरे हो गए, इसके कितने पूरे हो गए, 7। एक O पे नेगेटिव है, मतलब उस पर 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसके साथ क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन के भी 8, इसके भी 8। बच गया तीसरा ऑक्सीजन। तीसरे ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से क्या हो गए मेरे पास, सबके 8-8 हो गए। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, N डबल बॉन्ड O, यहां पे O पे नेगेटिव चार्ज, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इस O पे भी मैं नेगेटिव चार्ज लिखूंगा, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां कितने हैं, 4, और यहां पे भी कितने हैं, 6 है। कितने हैं बेटे, 6 है। ठीक है। सो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है। क्या ये लुईस स्ट्रक्चर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से पहले पहचाना जाता है, बाद में उसको कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करते हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर 1। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर 2 बनाना हो, तो स्ट्रक्चर 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब अगर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन, तो ये यहां चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो क्या हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड, 1 इस साइड, तो इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इसका पॉजिटिव खत्म होने जाना चाहिए। पर नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 से ज्यादा बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता। तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को रिक्वेस्ट करेगा, तू मेरे ये इलेक्ट्रॉन ले जा। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन ले गया, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, O पे मेरे पास क्या आ गया बेटे, नेगेटिव चार्ज, यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहां क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, और ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज। यहां पे पॉजिटिव वैसे का वैसे रहा, क्यों, क्योंकि इसने अगर ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो चार्ज उतना रहेगा। तो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 3, तो थर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन तो ये भी पॉसिबल है। कहता मैं भी तो कंजुगेशन कर सकता हूं, अगर तुम दोनों आपस में कंजुगेशन कर सकते हो, तो ये 2 भी तो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये स्ट्रक्चर N, यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में आएंगे, वहां पे आप बॉन्ड बना दीजिए। तो डबल बॉन्ड, यहां पे 2 ही लोन पेयर रह गए, O नेगेटिव चार्ज, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज वैसे का वैसे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले रहा है, 1 दे रहा है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज वैसे रहेगा। इस न्यूट्रल को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये तीसरा स्ट्रक्चर। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, किसी भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को फिक्स कर दीजिए, और उन्हीं नाइट्रोजन एटम को बाकी स्ट्रक्चर में देखिए। तो मैंने इन 2 को फिक्स कर दिया, यहां बॉन्ड 1 था, इन 2 को फिक्स, यही सेम वाले, यहां भी 1 बॉन्ड था, यहां 2, तो टोटल कितने हो गए बेटे, 1 + 1 + 2 4 डिवाइड बाय 3। तो मेरे पास यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बनाएंगे, जिसमें मैं आपको +R और -R इफेक्ट बताऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है। क्या लगा है बेटे, क्लोरीन, जिसके ऊपर 3 लोन पेयर है। तो मैं यहाँ नंबरिंग देने जा रहा हूँ, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, C5 है, C6 है। इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, C2 को, C3 को मेटा,
C4 को पैरा, C5 को अगेन मेटा, C6 को अगेन ऑर्थो। ऑर्थो, मेटा, पैरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। अब देखो बेटे, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन पॉसिबल है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और कार्बन 1 के बीच में जाएंगे। जब क्लोरीन और कार्बन 1 के बीच में जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो एक बॉन्ड तो पहले ही था, ये वाला, एक और आ गया, 2, 3 ये, चौथा ये, पांचवा ये। कार्बन 1 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 तो ये बना ही नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, ये C2 को अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा आगे, ताकि ये स्टेबल रहे, इसकी वैलेंसी मेंटेन रहे। तो अब अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले वो बनाइए, यहाँ चेंज नहीं आया है, यहाँ चेंज नहीं आया, यहाँ चेंज नहीं आया। चेंज कहाँ आया है, यहाँ और यहाँ। ये एक बॉन्ड तो था ही, क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, पर ये वाला इलेक्ट्रॉन C1 को दे दिया, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। C2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, एक डॉट वाला, एक क्रॉस वाला। क्रॉस वाला उसका खुद का था, डॉट वाला C1 का था, तो इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ मूव हुए, मैंने जैसा कहा था, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे उसकी रिस्पेक्ट में प्लस आर होगा या प्लस है। तो यहां पे प्लस आर इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर। किसकी रिस्पेक्ट में, बेंजीन की रिस्पेक्ट में प्लस आर है, और क्लोरीन की रिस्पेक्ट में देखो तो माइनस आर है। तो अब हमें पता है कोई भी चार्ज स्पीसी जो होती है वो अनस्टेबल होती है, तो ये अपना चार्ज लूज करना चाहेगी। तो ये क्या करेगी, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देगी। ये क्या था, C1, C2, C3, C4, C5, C6। अब C2 और C3 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। पर ऐसा करते हुए अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है बेंजीन के ऊपर, हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां C3 के कितने बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड ये था, एक ये 2, एक हाइड्रोजन के साथ 3, एक पहले था 4, एक और 5, 5 तो ये बना नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, ये सेम इन इलेक्ट्रॉन को आगे C4 पे पुश कर देगा। जब C4 पे पुश कर देगा तो मेरा अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पे मेरे पास कोई चेंज नहीं आया, पहले उसको लिख लो, यहां भी कोई चेंज नहीं आया, पॉजिटिव, इसको लिख लो। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में चले गए, इन दोनों के बीच में चले गए, तो यहां डबल बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन C4 के ऊपर चले गए, यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन C3 के था, किसको मिल गया, C4 को, तो C4 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। अब तुम कहोगे यहां क्यों नहीं लेके गया, अगर मैं इसको यहां ले जाता इस पूरे बॉन्ड को, तो यहां भी क्या हो जाता, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा था, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, तो यहां नहीं, मुझे इसके ऊपर लेके जाना है, पिछले वाले बॉन्ड को बीच में, अगले वाले बॉन्ड को ऊपर लेके जाना है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर 2, ये स्ट्रक्चर 3। अब ये भी कहेगा मैं क्यों रखूं नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन को आगे मूव कराएगा। वैसे भी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, यहां क्या है, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन पॉसिबल है, तो ये अगेन इन इलेक्ट्रॉन को इस कर जाएगा, C6 पे कर देगा। तो ये C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो अब डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, C4 और C5 के बीच में। यहां कोई चेंज नहीं, इसको लिख लिया, यहां कोई चेंज नहीं, इसको लिख लिया, यहां लोन पेयर, यहां डबल बॉन्ड, यहां क्या आ गया, ये। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6। अब नेगेटिव चार्ज C6 पे आ गया। C6 कहेगा मैं क्यों रखूं नेगेटिव चार्ज, ये आगे भेज देगा और ये आगे, फिर से मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये आ गया स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 5। तो
तो अब हमेशा के लिए याद रख लो बेटे, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक्स ग्रुप लगा हो और उसके साथ लोन पेयर हो, तो लोन पेयर हमेशा ऐसे मूव करेंगे, देन इट विल शो प्लस आर रिस्पेक्ट प्लस रेजोनेंस इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। ठीक है, सो जब प्लस आर बेंजीन की रिस्पेक्ट में होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन बेंजीन रिंग। कहां पे, एट C2, C2 को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। C4 उसको क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन, एंड C6 वो भी क्या है आपकी, ऑर्थो पोजीशन। सो जब भी प्लस आर इफेक्ट लगेगा, अगर कोई एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ है और लोन पेयर है तो प्लस आर इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ मूव करेंगे तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कहां बढ़ेगी, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, मेटा पे नहीं लगेगी। तो तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि रेजोनेंस का मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं लगता। रेजोनेंस हैज नो इफेक्ट ऑन मेटा। रेजोनेंस has no effect at मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज द माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर, तो माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट क्या होगा मेरे पास, मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग है इस तरह से, इसके ऊपर कोई एक्स और वाई एटम लगे हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड है, और वाई अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वाई क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो अब पहले ये देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो एक्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। ये क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से दूर जा रहे हैं, सो इट इज माइनस आर विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। पर अगर मैं इस ग्रुप की रिस्पेक्ट में देखूं तो इस ग्रुप की रिस्पेक्ट में प्लस आर है, इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो बेंजीन की रिस्पेक्ट में क्या है, माइनस आर है, और ग्रुप की तरफ जा रहे हैं तो ग्रुप की रिस्पेक्ट में प्लस आर है। अब इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन से दूर जा रहे हैं, माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन द बेंजीन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। कहां कम होगी, मैंने कहा था मेटा पे तो रेजोनेंस का इफेक्ट होता नहीं है, जब मेसोमेरिज्म इफेक्ट नहीं लगता तो कहां लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे। सो इट विल डिक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा। और आपको पता है ऑर्थो मैंने क्या बोला था, C2 एंड C6 ऑर्थो है, और पैरा कौन सी है, C4, या फिर हम C1 को भी बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट में पैरा। और मेटा कौन सी है आपकी, C3 एंड C5। क्लियर है जी। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास एक बेंजीन रिंग था, इसके ऊपर एक इस तरह का ग्रुप लग गया CHO, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इस कार्बन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। अपने पास खींच लिए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। सिंगल बॉन्ड रह गया तो, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ गई, तो ये इन दो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था, ये C5 था, ये C6 था। तो हुआ क्या मेरे पास, ये स्ट्रक्चर 1 है, तो स्ट्रक्चर 2 में क्या हुआ, ये यहां पे, ये यहां पे।
अब यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले था, एक बॉन्ड और आ गया, क्या हुआ, यहाँ पे डॉट वाला इलेक्ट्रॉन और ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किसका था, C2 का, तो C2 का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो C2 पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। यहाँ C है और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया बेटे, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां खींचे, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव आ चुका है, अब ये भी अपने ऊपर चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये क्या कहेगा, यहां एक H लगा हुआ था, ये इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, खींच लिया जी। तो ये C4 का इलेक्ट्रॉन था, किसके पास चला गया, C2 के पास, C2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, C4 पे, ये बॉन्ड यहीं पे, ये बॉन्ड यहीं पे, ये O नेगेटिव, यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ H, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये बॉन्ड इधर चला गया और ये बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था, C4 का, तो किसके पास चला गया, C2 के पास, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, दिस इज स्ट्रक्चर 2, दिस इज स्ट्रक्चर 3। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां पे, यहां कोई चेंज नहीं, वैसे का वैसे, यहां कोई चेंज नहीं, वैसे का वैसे, पहले वो लिखो, यहां कोई भी चेंज नहीं है, H, यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, इस वाले कार्बन को, तो यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ज्यादा, इससे ज्यादा होगी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पे पॉजिटिव आया, इसने इसके खींच लिए, तो अब क्या हुआ, मेरा लास्ट स्ट्रक्चर क्या बना मेरे पास, डबल बॉन्ड OH, तो ये 5th स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो -R इफेक्ट कब लगेगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। कैसे पता चलेगा विथड्रॉइंग ग्रुप का, यहां पे एक एटम, 2 अलग अलग एटम हो और उनके बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और जो आखिरी वाला एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो, ज्यादा हो। तो इस तरीके से हम क्या है, रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेक्चर नंबर 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए होंगे, चारों में से आपको पहचानना होगा कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो इस लेक्चर को आप अच्छे ढंग से कर लीजिए, इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके देन, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।